वो एक ऐसी फौज के सामने है कि जिसको पता था कि अब हम घेरे में आ चुके हैं, जिसको पता था कि दुश्मन 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसको पता था कि उनकी सफों में गद्दार घुस चुके हैं, जिनके पास कोई सप्लाईज नहीं थी, कोई आर्मर, टैंक, आर्टिलरी इनके पास अवेलेबल नहीं थी, कोई नेवल सपोर्ट नहीं थी, और उस फौज को छोटे छोटे दस्तों में पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बिखेर दिया गया था। और उस फौज को जो 8 महीने 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के लोकल गुरिल्लों के खिलाफ लड़ती रही, जो कहने को मुक्ति बाहिनी के लोकल गुरिल्लास थे, जिनकी कमांड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स कर रहे थे, जिनके अंदर कम से कम 30-40 हजार इंडियन कमांडोज थे, जिसमें कम से कम 30-40 हजार ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के वो बंगाली थे जो पाकिस्तान आर्मी के सिपाही थे, ऑफिसर्स थे, लेकिन डिफेक्ट कर गए थे, बगावत करके अलग हो गए थे। इस सारी फौज के साथ वो पाकिस्तान आर्मी के 40,000 से भी कम जवान इन्फेंट्री के जो लड़ते रहे वहां पे 9 महीने, और उसके बाद उन्होंने कोई 2 लाख की इंडियन फौज के साथ जिसने चारों तरफ से हमला किया उसके ऊपर उसका मुकाबला किया है। ये तारीख की एक मिलिट्री हिस्ट्री में ऐसी मिसालें कम मिलती हैं कि दुनिया की कोई फौज इतनी कमजोर होने के बावजूद इतनी शानदार मज़ाहमत कर सके। इस पर हम आगे आएंगे, वाकयात पढ़ के सुनाएंगे आपको, इंडियन आर्मी के रेफरेंस से भी, तारीख के हवाले से भी, और मगरबी मौरख और जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स ने जो बातें रिपोर्ट की हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में फौज किस तरह लड़ी, किन ऑड्स के अगेंस्ट लड़ी, कितनी जुर्रत और दलेरी के साथ लड़ी, और वहां पर फौज का उस ऑड्स के सामने स्टैंड लेना दुनिया की कोई फौज स्टैंड नहीं ले सकती थी, लेकिन हमारे जवानों ने जिस तरह स्टैंड लिया वो हमारी तारीख का एक रोशन तरीन बाब है। ईस्ट पाकिस्तान 16 दिसंबर की चोट हमें जरूर लगी है, ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से जरूर निकला है, लेकिन जब इन सारे वाकयात और हालात को आप सामने रखते हैं तो यू रियलाइज कि बेशक हमें चोट जरूर लगी है, लेकिन दुश्मन की भी ये कोई इतनी बड़ी फतह नहीं है। गद्दारी से, मक्कारी से, फरेब से, धोखाधड़ी से 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ, और एक थकी हुई फौज जो 10 महीने से जंगलों में अपने मुल्क का दिफा करने के लिए लड़ रही हो, उसके छोटे छोटे दस्तों को ओवररन करने के बाद अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया है, अहमक है वो। इंशाअल्लाह हम 1000 साल और हुकूमत करेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में उन पे, और जो मारे हमने दिए उनको, जो हम हमेशा 1000 साल से हम मार देते आए उनको, हर दफा पानीपत का मैदान उनके लिए कब्रगाह बनता था। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में भी हम उनको बताएंगे कि ईस्ट पाकिस्तान की एक चोट से हमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम अल्लाह के फौज ज्यादा जज्बे के साथ बेदार हुए हैं। आने वाले वक्तों में एक एक शहीद का, एक एक खून का, एक एक बेआबरू होने वाली बहन का हिसाब लेंगे हम। और फिर साथ ये भी वक्त है, देखिए आज हम देखते हैं पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बर्पा हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा है, तबाही और धमाके और बर्बादी पूरे मुल्क में बर्पा हुई हुई है, पूरे मुल्क में कोई गवर्नेंस नजर नहीं आती, हुकूमत नजर ही नहीं आ रही है। जब हम ईस्ट पाकिस्तान के वाकयात पर नजर डालते थे तो हम सोचा करते थे कि क्या उस वक्त हुकूमत नहीं थी, क्या उस वक्त जो सारी इंडियन ये साजिशें कर रहे थे, ये प्लान्स कर रहे थे, ये उनकी सारी साजिशें पकड़ी जा रही थी, नजर आ रहा था साफ साफ कि इंडियंस क्या गेम पाकिस्तान के खिलाफ करना जा रहे हैं। तो उस वक्त की हुकूमत कहां थी, उस वक्त की सियासी जमातें कहां थी, उस वक्त का मीडिया किधर था, उस वक्त दानिश्वर और उलमा और स्कॉलर्स चुप क्यों थे, क्यों दुश्मनों का साथ देते थे उस वक्त। और यकीन कीजिए आज जब हम हालात पाकिस्तान के देखते हैं तो हम समझ जाते हैं, वाकई समझ में आने लगती है बात कि जिस तरीके से आज हालात बने हुए हैं, कुछ इसी किस्म की क़यादत उस वक्त भी थी, सियासी भी, मजहबी भी, और हुकूमत जो हुकूमत करने वाले लीडर्स थे उस वक्त, कि अपनी आंखों से देख रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फंदा लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स डेवलप नहीं किया जाता था, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। आज अल्लाह के फजल से वो हालात, कम से कम जमीन पर वो हालात नहीं है। आज हम आगे आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या, पर खुद कंपेयर करके देख लीजिए कि क्या पाकिस्तान में आज ईस्ट पाकिस्तान वाले हालात हैं। हुक्मरान तो वैसे करप्ट हैं, कोई शुबे की बात नहीं, बिल्कुल इसी तरीके से तमाम पाकिस्तान को खतरात का सामना भी है जैसे उस वक्त था, लेकिन अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अब उतना कमजोर नहीं है जितना उस वक्त था। आइए हम आपको कुछ वाकयात सुनाते और दिखाते हैं, हकीकत ये जाहिर करते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में असल में क्या हुआ था। 1965 की वॉर के बाद अब डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश का नाम है अगरतला साजिश। यह साजिश ये थी कि अयूब खान ने 1967 में तकरीबन ईस्ट पाकिस्तान का दौरा करना था, और वहां एक साजिश पकड़ी गई, जिस साजिश के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज को, जिस तरह जनरल ज़िया-उल-हक के जहाज को क्रैश कराया गया था, इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के जहाज पर हमला करके जहाज को गिराना था, और अयूब खान और पूरी पाकिस्तान की हुकूमत को वहीं खत्म कर दिया जाता। यह साजिश पकड़ी चली गई, और इस साजिश के अंदर ईस्ट पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े जो उनके गद्दार रहनुमा थे, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल था, ईस्ट पाकिस्तान की जो हमारी बंगाली रेजिमेंट थी उस वक्त, उसके कुछ अफसरान थे, कुछ मकामी लोग थे, वो सारे पकड़े चले गए। इस साजिश का नाम है अगरतला साजिश, क्योंकि इंडिया में एक जगह अगरतला जहां बैठ के साजिश बनाई गई थी, और जिसके मुताबिक इंडियंस ने ईस्ट पाकिस्तान में बगावत बर्पा कराकर इसको पाकिस्तान से तोड़ना था।
1965 के टेलीग्राम्स अब डिक्लासिफाई हो चुके हैं कि जो यूएस एम्बेसी ने ये टेलीग्राम्स निकाले हुए हैं कि जिसमें 1965 की वॉर के बाद अमेरिकन ये लिख रहे हैं कि ऐसी साजिशें पकड़ी गई हैं पाकिस्तान के पास कि जिसमें इंडियन मैप्स हैं, इंडियन प्लान्स हैं कि ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करके इसको पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया जाएगा। देखिए, ईस्ट पाकिस्तान कोई रातों रात नहीं टूट गया था, बहुत पहले से इंडियंस के गेम प्लान थे। और 65 की वॉर में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं आपको कि जिस तरह मार इंडियंस को पड़ी थी, उसके बाद उनका फोकस ये था कि अब हम मगरबी पाकिस्तान पर तवज्जो करने के बजाय सारा जोर ईस्ट पाकिस्तान पे लगाएंगे। पहले इसको सॉफ्ट करेंगे, इसमें गद्दार खरीदेंगे, इसमें प्रोपेगेंडा करेंगे, इसमें गुरिया दस्ते तैयार करेंगे, और उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी को वहां फंसा लिया जाएगा तो उसके बाद फिर भारतीय फौज बराह रास्त दाखिल होकर ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर अलग कर देगी।